बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए। पहले हम लोग जानते हैं कि नियम क्या है प्रतिबिंब बनाने के, तो हेडिंग लगा लीजिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो इसके 3 नियम हैं, उन नियमों का पालन करते हुए ही हम ये खींच पाएंगे उसका किनारे की वस्तु कहाँ पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये नियम हम दोनों दर्पणों के लिए लिख रहे हैं, चाहे उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखी हो चाहे अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी हो। ठीक है, तो ये जो 3 नियम लिख रहे हैं वो पहले नियम लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम किनारे खींचेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है, फोकस होकर के जाती हैं, अथवा ये किससे, इसमें देखो इसका मतलब यहाँ पर होकर जाएंगी तो ये किसमें होगा, ये अवतल दर्पण में ये चीज होगा। अवतल दर्पण में होगा कि अभी चित्र बना करके बताएंगे आपको कि ये जो लिख रहे हैं उसका क्या मतलब है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर के जाती हैं अथवा फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। ये किसमें होगा, उत्तल दर्पण में। अगर हम अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख रहे हैं, जैसे अगर हम चित्र में देखो, जैसे अवतल दर्पण हमने रखा है, ये अवतल दर्पण बनाएंगे तो उभरे हुए भाग तरफ पेंट लगा देंगे और मुख्य अक्ष बना लिया हमने, ये इसका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर बना लेते हैं उत्तल दर्पण। इसमें भी ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण अगर डाली जाती है अवतल दर्पण में, तो इसके बीच में फोकस भी होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कल के वीडियो में कि C और P के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, इसको लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी अवतल दर्पण में तो कहां से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। ये परावर्तन के नियम के अनुसार ये आपको एक पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा, अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वो इधर तरफ चली जाती है,
तो ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है ना। तो ये किनारे खींचने का तरीका है। जब भी अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जा रही हो, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण चलती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है ना, तो परावर्तन के पश्चात अगर अवतल दर्पण है तो फोकस से होकर के जाएगी, अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आपको ऐसे ये परावर्तन दिखाना है कि लगे कि वो फोकस से आ रही है, ठीक। नोट कर लेंगे, पहला नियम है चित्र सहित नोट करिए इसको। दोनों चित्र आपको बना लेने हैं, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए। और दूसरा नियम ये है, चित्र में पहले हम लोग देख लेते हैं, तब भाषा लिखना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब बना लो। इसका ध्रुव बना लीजिए, यहाँ वक्रता केंद्र बना लें, वक्रता केंद्र रेखा बना लीजिए, ठीक है। ये फोकस बना लीजिए। इतना पॉइंट आपको बना ही लेना है, जब भी किनारे खींचना हो तो ये पॉइंट आपको दिखाने हैं पहले से ही। ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये तो आपको सब पहले एकदम पहला काम तो यही करना है कि ये पॉइंट आपको पहले से बना करके रखने हैं। अब वस्तु कहाँ रखनी है वो क्वेश्चन के अनुसार रखनी है, ठीक है। तो ये कहता है, ये नियम दूसरा हमारा क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर के जाती है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाती है ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किसमें होता है? ये अवतल दर्पण में। कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर के जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। स्कूल को समांतर दिखाएंगे मुख्य अक्ष के ऐसे। लेकिन इसमें क्या होगा, इधर का प्रकाश किरण तो जाएगी नहीं, तो फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आ रही है ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम है उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए फोकस से होकर के जाएगी, इसमें क्या होगा, फोकस की ओर आएगी, ठीक है ना। तो इसको लोग कैसे लिखेंगे, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें किसमें होगा, फोकस किसमें होकर के जाएंगी, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में फोकस होकर जाने वाले प्रकाश किरणें अथवा फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें ये किसमें होगा, उत्तल दर्पण में। फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अथवा फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन
के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसका दूसरा नियम है। अगर कोई प्रकाश का फोकस से होकर के जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होगा, कोई प्रकाश किरण अगर फोकस की ओर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, नोट कर ले इसको। इतनी चीजें तो आपको बना करके रखनी है। ठीक है, इतनी चीजें आपको बना करके पहले से रखनी। जब भी किनारे खींचना है CF बनी होनी चाहिए, मुख्य अक्ष बना होना चाहिए, C और F बना होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो इसका तीसरा नियम और लास्ट नियम है कि अगर जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, ये किसमें होगा, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण अथवा जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र होकर जाती है अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती है। तो ये किसमें होगा, ये भी लिख देते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः वह उसी मार्ग से वापस हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वो आ रही थी। जैसे अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाए ऐसे, तो जा रही है वक्रता केंद्र से होकर के, और जब टकरा कर वापस लौटेगी तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है ना, क्यों लौट जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी प्रकाश किरण जब C से होकर के जाएगी तो इस पर अभिलंबवत गिरेगी तो उसी मार्ग से वापस लौटेगी। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, जैसे ये कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, यानी उसकी डायरेक्शन किधर तरफ है, वक्रता केंद्र की, तो परावर्तन जब होगा तो इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी।
तो ये नियम है 3 इसके। इस नियमों का यूज करके हम ये ज्ञात करेंगे कोई वस्तु किस दर्पण के सामने अगर रखी है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, आकार कैसा होगा, ये सब कुछ हम सीखेंगे। इसको नोट कर लें। उसके बाद हेडिंग लगाइए पहले एक एक दर्पण के लिए हम लोग सीखेंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हम लोग पहले सीखते हैं। ठीक है, तो जो अभी हमने जो 3 नियम बताए हैं उन 3 नियमों में से कोई 2 नियमों का प्रयोग करना है यहाँ, और जो आसानी से वो 2 नियम जो प्रयोग हो सके उनका यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है ना, 2 नियम, 3 में से कोई 2 नियम, तीनों नियम एक साथ नहीं लगाने हैं, उनमें से कोई 2 नियम जो उस स्थिति के अनुसार आसानी से लगाए जा सके, उन 2 नियमों को यूज करके हम किनारे खींचते हैं। ठीक है ना, और किनारे खींचने के लिए समतल दर्पण में बताया था कि किसी वस्तु का किनारे खींचना है तो उस वस्तु से 2 किरणों को कम से कम डालना है दर्पण में, और दर्पण में डालने के बाद परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी उस जगह उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पहली स्थिति हम देखते हैं नंबर 1, जब वस्तु दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच स्थित है। पहले तो ये माने वस्तु कहाँ स्थित है, फोकस और ध्रुव के बीच। तो अवतल दर्पण द्वारा देख रहे हैं, तो अवतल दर्पण पहले बना लो आप। अवतल दर्पण किनारा खींचने के लिए हमने कहा अवतल दर्पण बनाने के बाद उसका ध्रुव, उसका वक्रता केंद्र, उसका फोकस, ये सब खींच लेते हैं। तो ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, और इसके बीचों बीच हो जाता है F। और वस्तु देखो क्या कह रहा है, कहाँ रखी है, ध्रुव और फोकस के बीच, यानी फोकस ये है, ध्रुव ये, इसके बीच में कोई वस्तु रखी है। यहाँ जो बीचों बीच का, बीचों बीच नहीं मतलब इसके बीच में, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ पर कहीं पर भी F और P के बीच होनी चाहिए। ये वस्तु हमारी हो गई AB। ये क्या है, वस्तु। ठीक है ना, एक वस्तु, जब वस्तु AB वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाना है, कहां पर बनेगा। ठीक है, तो इसकी मुख्य अक्ष पर वस्तु रख दिया हमने AB ऊंचाई की, और इसके शीर्ष से 2 किरणों को दर्पण पर डालना है। और 2 किरणें कौन से लेंगे, जो अभी हमने 3 नियम पढ़े हैं उसमें से कोई 2 नियमों का यूज करेंगे यहाँ पर, कि अगर इसके शीर्ष से एक किरण को डालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, उसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण चलेगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाएगी। इसका परावर्तन होगा तो कहां से जाएगी, फोकस से होगा, ऐसे। ठीक, और एक प्रकाश किरण को डालते हैं इसके शीर्ष से, कि ऐसा डालेंगे कि वो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाए, ऐसे, इस तरीके से। तो क्या होगा, जब वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो नियम ने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो परावर्तन के पश्चात
उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, यानी एक टकरा करके, यानी परावर्तन के पश्चात ये इसी दिशा में जाने लगी, और ये जो प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रहे थे, वो इधर जाने लगी। ठीक है, तो अब देखो इनकी दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है तो कहीं नहीं मिलेंगी। जब हम इसको जब पीछे बढ़ाते हैं, किरण भाई जब आगे नहीं मिल रही, वो जो वास्तविक किरणें वो तो मिल नहीं रही, तो इसका मतलब इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। ये तो यहां से क्लियर हो रहा है। ठीक है, जब वास्तविक नहीं बनता है तो फिर आभासी बनाते हैं। आभासी कैसे बनाते हैं कि परावर्तित जो किरणें होती है उनको फिर पीछे बढ़ाया जाता है, पीछे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, और जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस जगह इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश, ये हमारा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब, ठीक है, इस प्रकार से ये प्रतिबिंब बन गया। तो क्या इस प्रतिबिंब से क्या पता चल रहा है कि वस्तु इतनी बड़ी है, उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बन रहा है? सीधा बनता है। और कैसा बन रहा है? आभासी बनता है, क्योंकि ये किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसका, आप लिख सकते हैं इसके, तो यह है तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, पहले की चीज, दर्पण के पीछे बड़ा, और कैसा बनेगा? बड़ा के बाद सीधा, सीधा बन रहा है। दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा लिखो, वस्तु से बड़ा, सीधा, और तथा आभासी, आभासी बनता है। पहली स्थिति तो हमारी ये हो गई। ठीक है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो अवतल दर्पण में यही एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर प्रतिबिंब आभासी बनता है। इसके अलावा कहीं पर भी वस्तु रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। जैसे अगला हम लोग रे डायग्राम खींचते हैं, नंबर 2, जब वस्तु फोकस पर स्थित, फोकस पर वस्तु, ताकि चित्र पता चले कौन वस्तु है। जब वस्तु ए बी फोकस पर स्थित है तो उसका कैसा प्रतिबिंब? पहले किरण आरेख हम लोग खींच लें। किरण आरेख खींचने के लिए अवतल दर्पण बना लें, अवतल दर्पण, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका बिंदु हो गया, ये हो गया F, ये हो गया C। ये हम लोग बना ही लेते हैं पहले। अब हम वस्तु कहां रखेंगे? फोकस पर। ये भी एक वस्तु रखती है हमने। अब फिर वही दो किरणें डालनी है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की ओर डालने, जो कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण डाली जाती है तो कहां से होकर के जाती है? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण को डाल देते हैं हम वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जब डालेंगे तो ये टकरा करके वापस
उसी रास्ते से लौटेगी और इस प्रकार से बाहर निकलती है। बिल्कुल एकदम सही से बनाएंगे तो बिल्कुल एक किरण कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल समांतर। तो किरणों को डाला हमने, एक वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, एक उसकी नोक से होकर के जाना है प्रकाश किरण, और एक जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों परावर्तित हुई तो मुख्य अक्ष के समांतर वाले तो चले गए फोकस से होकर के, और जो वक्रता केंद्र से आ रही थी वो परावर्तित होकर के उसी मार्ग से वापस लौट गई। अब जरा देखो, ये दोनों किरणें जो हैं कैसी हो गई, समांतर हो गई। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां पर बनेगा, भाई समांतर होगा तो ये तो कहीं मिलेंगे नहीं, ना इधर कहीं मिलेंगे और ना इधर कहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब इसको माना जाता है प्रतिबिंब कहां पर मिलेंगे, अनंत पर मिलेंगे। तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। तो ये सब कंडीशन आप लिख सकते हैं। तो जब वस्तु फोकस पर ऐसे होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। उल्टा, जब मिलेंगे तो बहुत दूर मिलेंगे तो वहीं पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, उल्टा और वास्तविक बनता है। अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये कब होता है, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लें। वीडियो को रोक करके नोट कर लें इसको। अगली स्थिति हमारी क्या है, जब वस्तु ए बी फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित है, तो तब क्या होगा, स्थित है तो पहले किनारे खींच लें तो पता चल जाएगा कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल दर्पण बना लीजिए, मुख्य अक्ष बना लेंगे, ये जो हो गया इसका, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र समझते हैं ना, जिसके गोले से काट करके निकाला गया उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ कहीं रखी है, बिल्कुल बीचों बीच मतलब नहीं, कहीं पर भी इसके बीच में हो सकती है, ये वस्तु है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब आपको बनाना है, कैसा बनेगा। तो इसके शीर्ष एक किरण तो आप मुख्य अक्ष के समांतर डाल ही दीजिए इसमें, तो कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाती है। और एक प्रकाश किरण को आप चाहे वक्रता केंद्र से होकर के डाल दें और चाहे फोकस से होकर के डाल दें। चूंकि 3 नियम पढ़े हैं तो एक नियम तो हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रही है। दूसरा नियम आप इस तरीके से बना सकते हैं कि फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो यहां जाएगी। तो ये परावर्तित किरण, एक ये परावर्तित कहां पर मिल रही है,
यहाँ पर। इसका मतलब इस जगह इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश, ये प्रतिबिंब हो गया हमारा। ठीक, तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखने से क्या लग रहा है आपको कि वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, उल्टा बन रहा है, और चूंकि वास्तव मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ये, ठीक है। और कहां पर बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो क्या लिख देंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा वास्तविक, वास्तविक कामा उल्टा, वास्तविक अगर है तो उल्टा तो होगा ही, ये हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके हैं। वस्तु से बड़ा वास्तविक उल्टा तथा वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं इसको किनारे खींचने के बाद, और ये पॉइंट को याद भी रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वस्तु कहां रखी होती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट, और जरा वस्तु को बाहर किसका कहां रख दें, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, स्थित होती है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, पहले किनारे खींच लें, पहले आप दर्पण बना दो, मुख्य अक्ष बना लीजिए, ध्रुव बना लेते हैं, फोकस बना लें, वक्रता केंद्र बना लें। वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र, ये वस्तु हो गई हमारी ए बी। इसका किनारे खींचेंगे तो पहले एक प्रकाश किरण को तो आपको मुख्य अक्ष के समांतर डाल करके फोकस से परावर्तित करा देना है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण को हम फोकस से डाल सकते हैं, और परावर्तन के साथ कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन गया, जहां पर वस्तु रखी थी वहीं पर बन गया उल्टा प्रतिबिंब, ए डैश और बी, ये इसका प्रतिबिंब हो गया। ए डैश बी डैश, यानी देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र सी पर अगर रखी है ए बी वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बना है, वक्रता केंद्र पर बन गया, उल्टा बन गया, वस्तु के आकार के बराबर बना है, और वास्तविक प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, और कैसा बनेगा, कामा वास्तविक और उल्टा, तथा, और क्या बता रहा है प्रतिबिंब के बारे में, उल्टा तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी जहां वस्तु रखी होती वहीं पर बनता है,
वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन गया, वस्तु के आकार के बराबर बना और उल्टा बना और वास्तविक बना है। ठीक है, नोट कर लें इसको। अगला पॉइंट है 5 नंबर, जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो किरण आरेख पहले देखें। पहले तो आप दर्पण बना लो, एक अवतल दर्पण, उसके बाद इसको बना लेते हैं मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव, ये इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। न अनंत पर रखी है, न वक्रता केंद्र पर रखी है। कहाँ रखी है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब बताओ कहाँ पर बनेगा? ये वस्तु है हमारी। तो एक तो लाइन आपको खींचनी है, ये वाली शीर्ष से उसके मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर के जाती है। और एक प्रकाश किरण को हम लोग खींच सकते हैं, वक्रता केंद्र से ले जाओ चाहे फोकस से ले जाओ, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अगर वक्रता केंद्र से अगर ले जाते हैं प्रकाश किरण को, तो क्या होगा? जाएगी जिस मार्ग से, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब देखो, ये परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है, ये दोनों कहां पर मिल जाती हैं? यहां पर। इसका मतलब है कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो यहां पर बन जाता है, ए डैश और बी डैश। कहां पर बना? ये सी और एफ के बीच में। और कैसा दिख रहा है हमको? वस्तु से छोटा, उल्टा भी दिख रहा है, वस्तु से छोटा भी है, उल्टा भी है, वास्तविक भी है, और सी और एफ के बीच में है। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक तथा वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनता है। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात हमारी? इसके बाद अब एक लास्ट और स्थिति रह गई है, नंबर 6, जब वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो फिर किरण आरेख हम लोग खींचते हैं। अवतल दर्पण बना लिया, मुख्य अक्ष बना लिया,
ये इसका फोकस ध्रुव बना लेते हैं, ये इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत, बहुत दूर। अनंत मतलब बहुत दूर वस्तु रखी है यहाँ पर। ये और भी दिख रही यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। बहुत दूर हम तो ब्लैक बोर्ड के बाहर नहीं चले जाएंगे। ये बहुत दूर वस्तु रख दी अनंत पर। ये अनंत आपको मानना है कि यही अनंत है हमारा, ठीक है। तो अनंत से आने वाली किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती है। ये पॉइंट उनको दिमाग में ढालना है कि जब भी कोई प्रकाश किरण अनंत से आएगी तो कैसी आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगे? फोकस से होकर के। तो इसका अगर कोई प्रकाश किरण अगर अनंत से आ रही तो हम इसकी नोक नहीं दिखाते हैं, ये तो वस्तु बहुत दूर रखी है। हम यहाँ थोड़ा दर्पण के पास से दिखाएंगे तो कैसा दिखाया जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। एक किरण ये कहां से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण को भी हम उसी नोक से डालेंगे, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो कहां से जाएगी? फोकस से। दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात कहां मिल रही हैं? फोकस पर। तो फोकस पर बहुत ही छोटा प्रतिबिंब यहीं पर मिल गया। इसका वस्तु बहुत अगर दूर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? बहुत छोटा, बहुत छोटा बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा भी बनता है। बहुत छोटा बनेगा लेकिन उल्टा भी बनता है, ठीक है ना। वास्तविक है मिल रहे हैं, इसका वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे रहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर, फोकस पर कामा, फोकस पर तो बने रहा है कामा वास्तविक, वास्तविक कामा उल्टा, वास्तविक साथ उल्टा तो हमेशा जोड़ना ही है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर वास्तविक उल्टा था वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इसको लोग बिंदु वस्तु भी कहते हैं, बहुत छोटी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अवतल दर्पण के सामने हम 6 स्थितियों पर रख करके किसी वस्तु का किनारे खींचते हैं, कैसा प्रतिबिंब बनता है ये भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। नोट कर लें इसको। उसके बाद हम लोग अवतल दर्पण के बजाय हम लोग यहाँ पर रखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसमें क्या होता है कि वस्तु, क्योंकि इसमें देखो एक पहले चित्र हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण बनाओ, उत्तल दर्पण ये बना लिया हमने। एक चीज को और बता देते हैं कि जब भी वस्तु रखेंगे दर्पण के सामने हमेशा बाईं ओर रखना है। ये भी एक नियम है, जब भी किनारा खींचे दर्पण के बाईं ओर वस्तु को रखें। ये मुख्य अक्ष बना लें, ये इसका ध्रुव हो गया P, ये हो गया इसका, यहाँ पर इसका ये वक्रता केंद्र होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा इसका फोकस, ठीक। अब वस्तु अब चूंकि इधर तो चाहे जहाँ रखी हो, कोई यहाँ इधर तो कोई फोकस होते नहीं, वस्तु भाई नहीं रखेंगे चिकने पृष्ठ की तरफ, जहाँ पेंट लगी उधर तो कुछ रखा नहीं जाएगा, ठीक है।
तो वस्तु चाहे जहां रखी हो इसके आगे उत्तल दर्पण के सामने, उसका किरण आरेख एक जैसा ही बनता है। ये वस्तु रख दें हम ए बी। अब इससे डालना तो अब ये नियम हमने पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, इसमें भी वही नियम लागू होंगे जो अवतल दर्पण लागू हुए थे। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन किधर होगा इसका? इधर की तरफ होगा, और ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरण कहां से होकर के आ रही है? फोकस से होकर के आ रही है। ठीक है। दूसरी, अगर वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र की ओर अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो आप देखो ये लौट करके इधर जाएगी, जाएगी कि नहीं, और ये इधर जा रही तो कहीं मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा। बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं हम लोग? परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से। ये किरण को पीछे बढ़ाया हमने और इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाया, दोनों कहां पर मिल गई? यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रहे हैं। तो इस जगह इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश और बी डैश। ये हमारा है प्रतिबिंब और ये है वस्तु। तो इसमें बहुत स्थितियां नहीं है, केवल एक ही स्थिति है इसमें कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सदैव आभासी बनता है। चाहे वस्तु यहां रखी हो, चाहे यहां रखी हो, चाहे यहां रखी हो, चाहे यहां रखी हो, कहीं पर भी रखी हो, अनंत पर रखी हो तब भी वस्तु अगर कहीं रखी है उत्तल दर्पण, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी है तो सीधा होगा, सीधा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है और ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। इसमें केवल एक ही स्थिति है, इसमें नंबर डालने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने स्थित होती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा तथा तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव, लिख दीजिए यहां पर, सदैव वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा तथा ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमको केवल एक पॉइंट याद रखना है कि हमेशा अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो समझ जाएंगे कि हमारा दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। ठीक है। तो इसको नोट कर लें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।